जय हिंद। स्क्राइब स्क्राइब की भूमिका क्या होती है? आखिर स्क्राइब के बारे में आप कितना जानते हैं? सोशल अवेयरनेस की बात की जाए, स्क्राइब के बारे में बहुत कम जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन इनके कार्यों की जितनी ही प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि इनके कार्य ही ऐसे होते हैं शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। स्क्राइब के विषय में आप उनसे पूछिए जिनको स्क्राइब की नीड होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दृष्टिबाधितों की परीक्षा में पेपर लिखने वाली या दृष्टिबाधितों की परीक्षा में दृष्टिबाधित की सारथी बनने वाली स्क्राइब आज जो मेरे पास है, मेरे साथ हैं, जिनसे मैं आपकी रूबरू कराने जा रहा हूँ, बहुत ही खास है, क्योंकि जीसीजी कॉलेज की फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट और परीक्षाओं में दृष्टिबाधितों की दृष्टि बनने वाली और बुक रीड करने वाली आज मेरे साथ हैं आरती मैम। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई? आपने कैसे स्टार्ट करी? आपकी पढ़ाई क्या स्ट्रगल है? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरती और अभी मैं पीजीजीसीजी 11 कॉलेज में बैचलर्स ऑफ आर्ट कर रही हूँ। मेरा फाइनल ईयर है अभी। बचपन की बात करूँ तो बचपन में तो हमने अपने जो लोकल स्कूल्स होते हैं वहीं पे स्टडी करी है। सीबीएसई बोर्ड था हमारा बचपन से ही। अपने 10th तक हमने प्राइवेट स्कूल में की है और जो 12th है वो मैंने केवीएस हमारे इधर दप्पर है, वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, वहाँ से मैंने अपनी 12th की है मैं। उसके बाद एडमिशन हुआ मेरा पीजीसी 11 कॉलेज चंडीगढ़ में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक्सपीरियंस था। यहाँ पे आकर मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, मतलब बहुत नए नए कनेक्शंस बने जिनके थ्रू मेरे को पता चला कि हम ऐसे किसी का स्क्राइब बन के भी एग्जाम लिख सकते हैं। उससे पहले मेरे को ये सब नहीं पता था। आपके चेंजेस होते जा रहे हैं, जैसे बोर्ड पहले सीबीएसई, मतलब चेंजेस कैसे होते जा रहे हैं? नहीं, चेंजेस की बात ऐसे है कि रहा हमारा शुरू से ही सीबीएसई बोर्ड है, बट ये था कि प्राइवेट कॉलेजेस में उस हद तक उस हद तक पढ़ाई नहीं होती है, टीचर्स का लेवल वो नहीं होता है। तो हमें केवीएस के बारे में पता चला और मैं हमारे 10th में मतलब मेरी सिस्टर और मेरे दोनों के काफी अच्छे परसेंटेजेस आए थे। तो उसके बाद हमने मेरे पापा ने हमें केवीएस में एडमिशन दिलाया। तो उसके बाद हमें वैसे तो पता चला कि रियल टीचर्स क्या होते हैं, पढ़ाई का असली मतलब कैसे होता है। मतलब टीचर्स जो हमारी पहले थी वो ऐसी थी कि मतलब थोड़ा जो ट्यूशन वाले बच्चे थे उनको पढ़ा दिया, जो स्कूल वाले थे उनको कम पढ़ा दिया, ऐसे। पर केवीएस का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा था। उसके बाद जो कॉलेज है ये तो मतलब चंडीगढ़ का बेस्टेस्ट कॉलेज है एज वी ऑल नो। पर यहाँ पे भी हमने बहुत से चैलेंजेस फेस करे हैं। उसके बाद उसी के थ्रू हम इलेक्शन में आए थे कि हमें लगा था वो चैलेंजेस सॉल्व होने चाहिए। तो अपने सेकंड ईयर में सेशन 2024 टू 25 मैं वाइस प्रेसिडेंट रही कॉलेज में। कैसे आप इलेक्शन तक कैसे हैं? जैसे आपने बताया कि पहले ही आप ट्यूशन पढ़ाती थी, मतलब पढ़ाने का और हेल्प करने का आपको पहले से ही हॉबीज है, या फिर आपकी ऐसी इच्छा करती कि नहीं मैं हेल्प करती? देखो, पहले मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को किसी के एग्जाम्स लिखने हैं, क्योंकि मैं अपने एग्जाम मेरे को बस ये था कि अपने एग्जाम्स लिखने तक का मतलब था। बट मैं अपनी सिस्टर के थ्रू इन सब चीज़ों से मतलब जान पाई इन सब चीज़ों को, क्योंकि मेरे को नहीं पता था ऐसा कुछ होता है ना। हमने कभी सुना था, हमारे उधर ये सब नहीं है, मतलब सुनने को ही नहीं मिलता ऐसा कुछ है। तो यहाँ ही आके मेरे को ज्योति के थ्रू पता चला कि हम ऐसे किसी एग्जाम लिख सकते हैं और हमें लिखना चाहिए, क्योंकि वी आर मतलब एबल टू राइट प्रॉपरली। तो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो बस तब से मेरे को लगा कि नहीं, अगर हम फ्री हैं तो क्यों ना। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं, इनकी सिस्टर हैं ज्योति मैम, वो जीसीसी कॉलेज की फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, और वो भी पेपर लिख रही हैं, ये खुद भी पेपर लिखती हैं और निःशुल्क सेवा देती हैं। इसलिए कहते हैं सेवा करने की भाव होनी चाहिए। यदि व्यक्ति के अंदर इच्छा हो, आत्मशक्ति हो और संपूर्ण समर्पण हो, तो वो निश्चित तौर पे कार्य करता है और वो हमेशा पॉजिटिव माइंड में रहता है, पॉजिटिव वे में रहता है। कैसे आप इलेक्शन में कैसे आई? पढ़ाई तो स्टार्ट हो गई, कॉलेज में आई, इलेक्शन में कैसे आ गई?
देखो इलेक्शन के तो फर्स्ट ईयर से पता था, मैं फर्स्ट ईयर से ही इलेक्शन में हूँ। अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर में मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनी थी, बीए पूरे बीए फर्स्ट की। बीए फर्स्ट में अप्रोक्स 700 टू 800 स्टूडेंट्स होंगे। उस टाइम मैं बिना वोटिंग के जीत गई थी, क्योंकि जो मेरे ऑपोजिशन में नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स थे उन सबकी फॉर्म रिजेक्ट हो गई थी। तो उस टाइम तो मैं बिना उसके जीत गई थी। बट फिर वो होता है ना कि आप अगर एक चीज में आ जाते हो तो आपको थोड़ा और उसका एक्सपीरियंस लेने का मन करता है। तो वही चीज थी कि नहीं, अगर मैं सीआर बनी हूँ तो मेरे को प्रेजेंट मतलब जो पहली 4 मेन पोस्ट होती हैं कि उनमें से भी एक चाहिए। तो उस वजह से, और हाँ, ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इलेक्शन लड़ना ही खुद में एक बहुत बड़ी मतलब चीज होती है, तो वो मैं अकेली नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने अपनी बहन को थोड़ा सा, वो इलेक्शन में नहीं थी, वो उसको तो बस थोड़ा ये था कि वो ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करती थी, सारा दिन लाइब्रेरी में रहती। बट फिर वो मेरी वजह से हम दोनों इलेक्शन में आए, और दोनों साथ थे, तो शायद इसलिए इलेक्शन हम इजीली जीत पाए। 4 पोस्ट होती है, 4 में से दोनों दोनों बहन ही जीत गई, प्रेसिडेंट बड़ी बहन है और वाइस प्रेसिडेंट आप, है ना? कभी ऐसा हुआ किसी मैटर को लेके, क्योंकि कॉलेज में डिस्कशन होते ही रहते हैं, ग्रुप डिस्कशन डेवलपमेंट को लेके, तो कभी ऐसा हुआ आपके पॉइंट परफेक्ट हो, आपकी प्रेसिडेंट मैम को लगा है कि नहीं ये नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने बोला चल ठीक है, आप तो मैं ही बड़ी हूँ, जो डिसीजन होगा वो मेरा होगा। नहीं, ऐसा देखो बड़े वाला तो कोई सीन नहीं था, बट ऐसी हमारी बहस बहुत बार हुई है, क्योंकि एक तो नॉर्मल हम सिस्टर्स हैं, तो जो बाकी दो थे वो तो हमारे जस्ट फ्रेंड्स थे, तो उनसे इतनी लड़ाई नहीं होती थी जितनी हमारी आपस में हो जाती थी। क्योंकि ऑब्वियसली वो थोड़ी मेरे से बड़ी है, और अगर मैं उसे कुछ बोलती तो वो आपस में भी हमारा चलता रहता है, घर पे भी इतनी लड़ाई तो चलती रहती है। बट ऐसे कोई सीन नहीं था कि वो प्रेजेंट थी तो वो हम तीनों का ऐसा कोई खोपती नहीं थी, चारों के डिसीजन मिलजुल के। प्रेसिडेंट साहिबा बोलती थी या फिर सिस्टर ही बोलती थी? नहीं, सिस्टम वाला ही था हमारा, क्योंकि वो चीज आती नहीं है ना एकदम ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम बचपन से ही ऐसे रहे हैं, तो वो एक साल के लिए क्या ही हम चेंज करते हैं। प्रोफेशनल में तो एप्लीकेशन भी देना होता है वाइस प्रेसिडेंट को, अगर कुछ काम करना हो तो आपने दिया है प्रेसिडेंट को नहीं, एप्लीकेशन? ऐसे मैंने अकेली तो नहीं, हमारा ऐसा होता था कि अगर हमने कोई कॉलेज में काम करवाना है तो वो एप्लीकेशन देनी होती थी हमें। तो उसपे हम चारों के सिग्नेचर्स होते थे, उसपे नाम लिखा जाता था, चारों के सिग्नेचर इक्वली होते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि वो बड़ी है तो वो आगे सब करेगी, ऐसा कुछ नहीं था, सब बराबर था। ग्रुप डिमांड। हाँ। ओके, एज अ वाइस प्रेसिडेंट के पास क्या एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस सबसे बड़ा तो ये आया कि मेरे को बोलना आ गया, क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हुआ करती थी, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल नहीं थी। अभी जैसे मैं आपके सामने बोल रही थी तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, मैं बात ही नहीं करती थी। पहली बात तो ये, मेरे को बोलना आ गया ग्रुप के साथ काम कैसे करते हैं, ग्रुप को लीड कैसे करते हैं, क्योंकि एक इलेक्शन में ये होता है कि आपको पूरी टीम को हैंडल करना होता है, तो वो चीज मैंने अच्छे से सीखी है। बाकी टीचर्स के साथ कैसे डील करना है, कोई काम कैसे करवाना है, ये सब सीखा है। अभी जैसे पॉलिटिक्स हो रहे हैं, कई आप स्थानों पे देखे ही बैड पॉलिटिक्स की होती है, तो आजकल के युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आप सब देख सकते हो, हालांकि मैं अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के मतलब बिहाफ पे नहीं बोल रही हूँ, ऐसी जस्ट नॉर्मल बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक आप पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं आते ना, आप सिस्टम को चेंज कर ही नहीं सकते, चाहे सिस्टम आपके ऊपर कितना ही हावी क्यों ना होगा। तो पॉलिटिकल सिस्टम में आना, स्पेशली यूथ का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूथ क्यों आए पॉलिटिक्स में? क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न जो मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनके मॉडर्न सॉल्यूशन यूथ दे सकती है। हालांकि जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो हमसे एज हैं, वो दे सकते हैं, बट उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं कर सकता। जैसे तकनीकी विकास हो, टेक्निकल डेवलपमेंट, या फिर और भी अन्य तरह के जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो युवा ज़्यादा सोच सकते हैं, क्योंकि अभी वैज्ञानिक आधुनिक सामग्री अधिक विकास हो रही है। अच्छा, एक बात आप बताइए, जैसे आप वर्क करती थी जब, तो कई बार ऐसा होगा, एंजाइटी होता होगा या स्ट्रेस होता होगा, तो उन चीज़ों को आप कैसे फेस करते एंजाइटी और स्ट्रेस हमें बहुत होता था, जैसे हमें कोई काम करवाना हो प्रिंसिपल मैम से, मैम एकदम से तो कोई भी हाँ नहीं करता है, तो ऐसे वो काम नहीं हो रहा है, बच्चे जब प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप ये काम क्यों नहीं करवा रहे हो, आपने अभी प्रॉमिस करा था, तो स्ट्रेस होता था। बट वही आ जाता है कि हम दो बहनें एक ही घर से थी, तो वही है कि दिल बांट के एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे। कॉलेज में भी और फ्रेंड्स थे जिनके साथ हम प्रॉब्लम शेयर करते थे, तो वो मतलब ओवरकम हो जाती। हैं? 2 बहन एक ही साथ, उनके कितने बेनिफिट नेगेटिव हुए और कितने पॉजिटिव इफेक्ट हुए? नेगेटिव हालांकि मेरे को नहीं लगता कोई नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, ऐसा पॉजिटिव ही देखने को मिले हैं। लड़ाई तो छोटी मोटी हमारे वैसे भी होती रहती है पॉजिटिव घर तो पे। आपको हुए ना,
जो कॉलेज है वो तो कहते होंगे दोनों बहन एक ही घर से है, हाँ, लेकिन ये उसके होता है बहुत कि चलता है नेपोटिज्म। उनको होता था कि दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें ही बहुत बोलती हैं, जो बाकी दो हैं वो तो कुछ भी नहीं बोलती, इन दोनों को कॉलेज में ज्यादा फेमस करवाना है ऐसे वैसे। तो उनको लगता था कि दो बहनें हैं इसलिए ज्यादा वो करती है। पर ऐसे हमें तो बहुत फायदे हुए हैं कि हम एक साथ थे, बहुत कुछ नया सीखने को मिला क्योंकि साथ थे, साथ बहुत चीज एक्सप्लोर करनी है। एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस होने चाहिए मेरे को? जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि चेंजेस ये होने चाहिए कि हमारा जो इंडियन का एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या है कि सभी को एक समान समझा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारे पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सबके इंटरेस्ट एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होते। तो मेरे को ऐसे फॉरेन की एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी लगती है कि वो उनके जो बच्चा होता है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको वो चीजें करवाते हैं। यहाँ पे सबके लिए पढ़ना ही कंपल्सरी है कि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। ये चीज मेरे को गलत लगती है। और जैसे अभी आप जैसे मैं पेपर लिखती हूँ तो मैंने एक चीज और नोटिस करी है कि जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, जब वो लिख ही नहीं सकते हैं तो उनसे पेपर लेने का पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब वो मेरे को चीज नहीं समझाती कि पेपर लिखने वाला ही क्यों हो रहा है उनका। मतलब उसका लिए कोई और समाधान निकाल सकते हैं, जैसे कुछ ओरल ले लिया, कुछ प्रैक्टिकल टाइप ले लिया। बट ये लिखने, क्योंकि जब वो खुद लिख ही नहीं सकते हैं, वो देख ही नहीं सकते हैं, तो उनका रिटर्न एग्जाम का कोई मकसद बनता नहीं है। इट्स जस्ट मतलब फॉर्मेलिटी टाइप। आप वो इंटरव्यू दे दें तो कहने का अर्थ हाँ, है ऐसे टीचर का कुछ, हाँ। इंटरव्यू ले लो। जैसे ओरल टेस्ट होते हैं, बहुत कुछ होता है कि उनसे जस्ट नॉलेज के लिए पूछ लो जो सिलेबस का है। पर ऐसे रिटर्न वाला तो मेरे को लगता नहीं ऐसा कुछ बेनिफिशियल है। फिर रिटर्न में पेपर लेना ही हो तो कंप्यूटर से ले सकते हैं, टेक्निकल हाँ, सामग्री टेक्निकल का इस्तेमाल जिससे वो कर सकते अपनी ऑडियो वगैरह कुछ कर सके हैं। हैं। सो पेपर लिखने का आइडिया जैसे आप कह रही थी कि मेरी सिस्टर से आया, तो आपका इंटरेस्ट कैसे आया, पैसे कैसे बना आपका? पेपर काफी सारी आप लिख रही हैं। वही है, मतलब देखो जब मेरे खुद के एग्जाम होते थे तब तो मैंने ऐसा कुछ एक दो का एग्जाम लिखोगे। पर मेरे एग्जाम जैसे हमारे पास मेरे एग्जाम मोस्टली 10 से 15 दिन के अंदर खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद पूरा मंथ में फ्री ही होती हूँ। तो वो चीज होती है कि जब आप फ्री हो, क्यों ना किसी की हेल्प कर ही नहीं जाए। तो बस वही चीज मोटिव, अगर जैसे अभी सुबह आना होता है तो सुबह खुद को मोटिवेट करने के लिए बस यही बोलती हूँ कि चलो यार किसी की हेल्प हो जाएगी, क्या हो गया, हम तो फ्री हैं, हमारे एग्जाम भी खत्म हो गया, बस इतनी मोटिवेशन ताकत। इस बलिन पेड के साथ आप काफी टाइम एक्सपेंड की है, तो आपको यदि एक्सप्लेन करना हो उनकी लाइफ के बारे में तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो उनकी लाइफ के बारे में वैसे मैं ज्यादा तो क्या ही बताऊं, वो तो वो खुद ही जानते हैं कि उनकी लाइफ में कितने चैलेंजेस है या कितना वो पब्लिक सीख। अवेयरनेस के लिए, क्योंकि पब्लिक को अभी भी नहीं पता होता है। अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड को देख ले तो उनको या तो बैड फील होता है कि ठीक है इनको टच नहीं करना, या फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है, या फिर वो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से कोई अलग दुनिया से, मंगल ग्रह से तो नहीं आ गए। देखो ऐसा नहीं है, वो उनके अंदर थोड़ी सी डिसेबिलिटी है, वो क्या पता किस रीजन से आई होगी, बाय बर्थ है, बर्थ के बाद भी हुई है। बट वी आर सेम, मतलब ठीक है। बट वो हमसे ज्यादा, मतलब मैंने ऐसे देखा है, बहुत सी मैंने नोटिस करी है जितनी बार मैंने एग्जाम लिखे हैं कि जिन बच्चों का मैंने एग्जाम लिखा है ना वो शार्प माइंड, बहुत शार्प होता है उनका, इंटेलिजेंट होते हैं, चीजों को बड़ी अच्छी से समझते हैं। कई तो इतनी अच्छी ऐसी चीजें बताते हैं ना जो हमें भी नहीं पता। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो हमसे अलग है। इवन कि मेरे को लगता है वो हमसे काफी ज्यादा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो डिसेबिलिटी के साथ वो चीज कर रहे हैं जो हम नॉर्मल होके भी नहीं कर पाते। सपोर्ट बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई डिसेबल है तो उसमें व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। सही। अच्छा, जब आप पेपर करती हैं तो आपको क्या क्या सीखने को मिलता है? कई बार हम कुछ सीखते हैं, कई बार में ऐसा लगता है कि नहीं, सिस्टम को ऐसे नहीं ऐसे है, कुछ दूसरे तरीके से होना चाहिए। मतलब जैसे मैं एग्जाम लिखती हूँ ना, तो जैसे आज मैंने आपको एग्जाम लिखा था तो उसमें मेरे को ऐसे कई टॉपिक्स मिले जो मैं खुद अभी पढ़ रही थी रिसेंट, मतलब ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रही थी। तो वो चीज कई बातें मेरे को आपसे क्लियर हुई है, जैसे मैं आपसे पूछ रही थी तो आपने मेरे को टॉपिक्स के बारे में थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। तो वो है कि खुद की नॉलेज भी बढ़ती है, आपको पता चलता है कि दूसरे को सुन के कैसे लगता है। जो ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि सिर्फ आपको खुद की नॉलेज के अकॉर्डिंग लिखना वो तो हर कोई कर लेता है, अगर आप पढ़ोगे तो लिख ही दोगे। पर दूसरे को सुन सुन के वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो लिखना एक बहुत बड़ी चीज है। तो वो सीखना चाहिए हर किसी क्योंकि सुनना और सुन के उनके माइंड को पढ़ना को। हाँ। और उनके अकॉर्डिंग लिखना, ये काफी बड़ी बात होती है। कई बार खुद की बातें तो लिख लेते हैं बट किसी और की
भाव को हम व्यक्त नहीं कर पाते या फिर सुनकर लिख नहीं पाते। जैसे एज अ टीचर होते हैं तो बेसिक से समझ जाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट। लाइक यहाँ से तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा, मतलब कैसे? जैसे कैसे एक्सप्रेस करना है। यदि आप कभी गई टीचिंग फील्ड में तो आपको तो समझ आ जाएगा कि क्या बच्चा कहना चाह रहा है या फिर इसको आंसर कैसे करना है। हाँ, एग्ज़ैक्टली मतलब ऐसे इतने टाइम से अगर आप किसी के एग्ज़ाम लिखोगे, किसी ऐसे बच्चे के साथ रहोगे जिसके जो आपको अपने थॉट्स बता रहे हैं और आपको उसके वर्ड्स में से एक्सप्रेस करना है, तो ये चीज़ तो आपको ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी कि ये ऐसे नहीं होगा कि आप 1-2 बार करोगे तो आपको आ जाएगा। उसके लिए भी आपको सीखना पड़ता है, काफ़ी टाइम से उनके एग्ज़ाम लिखोगे, काफ़ी बार वो चीज़ करोगे, तब वो खुद ब खुद आपके अंदर आ जाएगी कि आप उनकी वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर वो 1-2 वर्ड भी बताओ तो आप उनको एक्सप्रेस कैसे करो, वो चीज़ खुद ब खुद आ जाती है। तब से आप पेपर करते हैं तो कितने पेपर अच्छे। मैं सेकंड ईयर से कर रही हूँ अपने कॉलेज के। फर्स्ट ईयर में तो हालाँकि मैंने इतना नहीं करा है, शायद 1-2 दिए होंगे, बट सेकंड ईयर से प्रॉपर्ली करती हूँ। अब मेरे को एग्ज़ैक्टली याद नहीं मैंने कितने किए क्योंकि काउंट तो नहीं करे मैंने। कोई ऐसा पेपर आपने किया जब लगा होगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट था, ये मुझे लगता है कि हाँ सबसे बेस्ट अचीवमेंट था। बट एज़ सच कुछ तो नहीं, बट मैंने एक बार बीएड में किसी के एग्ज़ाम लिखे थे, तो इन फ्यूचर शायद मैं अभी बीएड करने की सोच रही हूँ। तो मेरे को वहाँ से थोड़ा पता चला बीएड के बारे में कि हाँ, उसका सिलेबस इतना टफ नहीं होता, क्योंकि जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग उनका सिलेबस काफ़ी ईज़ी था। तो ये सब भी नॉलेज आपको हो जाती है एडिशनल कोर्सेज़। फिलहाल बीएड की बात कर रही थी मैं, बीएड में वाकई सिलेबस यदि आप कंटिन्यूसली पढ़ें तो इजी ही होती है, बट फर्क इतना है कि आपको कंटिन्यूसली परफॉर्म करना पड़ता है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मैंने पढ़ा था, मैंने सुना था, तो वो कह रहे थे इफ यू वांट बिकम्स एनीथिंग सो यू हैव टू कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। अगर हम किसी को बीच में छोड़ देंगे तो फिर वो खुद ही परिवर्तन से परे चली जाएगी चीज़। तो वो तो हमें है कि कंटिन्यूटी में रखनी चाहिए हर एक चीज़ को। आप इतने कूल माइंडेड कैसे हैं? क्योंकि जब पेपर लिखना होता है तो ज़ाहिर-सी बात है आपको काम एंड कंपोज़ कूल रहना होता है। तो ऐसे आप कैसे खुद को मैनेज करती हैं? मैनेज तो कुछ नहीं, बस ये है देखो, जैसे मैंने जितनों के भी एग्ज़ाम लिखे हैं सच बताऊँ तो वो सब ऐसे ही होते हैं, मतलब ठीक है जितना काम हो बोल दिए वरना वो आराम से बैठते हैं। मैं एग्ज़ाम लिखती हूँ तो अच्छे से फ़ोकस कर पाते हैं। तो ये तो मेरे को ख़ास कुछ ज़्यादा देखने को मिला नहीं है। यूनिवर्सिटी में क्या चेंजेस होने चाहिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या चेंजेस होने चाहिए? इस पर मिलते रहे, सिर्फ रहे। मैं देखो जैसे ना अभी भी देखा जाए कि मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग भी उस अकॉर्डिंग फैसिलिटीज नहीं है। जैसे आपको अगर आप क्लास भी लगाओ ना तो जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए स्पेशल क्लास हालांकि इतनी ज्यादा नहीं होती होगी किसी के अलग बैच में म्यूजिक वगैरह की होती होगी, शायद मैंने सुना नहीं है, पर उनके लिए होना चाहिए कि स्पेशल तरीका होना चाहिए उन्हें पढ़ाने का, जिससे वो इजीली रिकॉग्नाइज कर सके चीजों को, है ना। उन्हें जैसे ऑडियोज वगैरह नहीं मिल पाती हैं, वो उन्हें स्पेशल रिकॉर्ड करवानी पड़ती है कह के, यूट्यूब पे कंटेंट नहीं अवेलेबल होता। तो ये सब चीजें थोड़ा यूनिवर्सिटी को भी ध्यान देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, कि उनके एक ऑफिशियल चैनल होना चाहिए उस पे भी जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हो बच्चों की। जैसे कई टीचर ऐसे होते हैं, उनके पास विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं, बट वो वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे सारे नॉर्मल स्टूडेंट हो। जैसे लाइक मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, यदि हमें पढ़ाना है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो वो ऐसे पढ़ाते हैं ABCD। अब वो उन्होंने बोर्ड पे लिखा, अब विजुअली चैलेंज को तो पता नहीं है एग्जैक्टली हाँ, क्या लिखा है नहीं लिखा है, तो दैट मीन्स कि टीचर को भी समझ आना चाहिए कि हम किस तरह से इनको साथ लेकर चल सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन को किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उसके थ्रू जैसे प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं क्लासेस में, उसके थ्रू कोई वीडियो चला के कोई ऑडियो चला के जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनको इस तरीके से समझाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो लिखा हुआ तो जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो नहीं देख सकते लिखा हुआ। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब थोड़े मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, तो उनको किस तरीके से समझाना है वो सब टीचर्स को अलग से जब उनकी ट्रेनिंग होती है तभी सिखाना चाहिए, या उनको टाइम टू टाइम वैसे कोई स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए ताकि वो बच्चों को इजीली सिखा पाए। NAP 2020 के अकॉर्डिंग तो बहुत सारी बातें की गई हैं समावेशी शिक्षा के लिए, परंतु वो वास्तविक में अभी या तो यूनिवर्सिटी में भी फॉलो नहीं होती, और भी कई इंस्टीट्यूशन हैं कहीं पे फॉलो नहीं होती या फिर स्पेशल स्कूल नहीं होती। तो आपको लगता है कि सिर्फ पेपर वर्क करने से नहीं होता, फील्ड पे जो पेपर जो भी इस तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं उनको एक बार रिसर्च करनी चाहिए ग्राउंड लेवल पे।
बिल्कुल रिसर्च करनी चाहिए। हालाँकि मेरा खुद का जो पर्सपेक्टिव है एनईपी को लेके, ऐसा है कि मेरे को नहीं लगता कि एनईपी के अकॉर्डिंग बच्चों पे और प्रेशर भी आया है। वो उन्हें नई चीज़ सीखने को तो नहीं मिल रही है। मैं 2 साल से देख रही हूँ। तो मेरे को लगता है कि शायद गवर्नमेंट ने जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो बच्चों को 1 साल और ग्रेजुएशन में डाल के, तो उनके पास ये है कि अगर वो 4 साल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पहले 3 साल कर रहे थे, तो उस अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट लेवल थोड़ा कम होगा। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जॉब की तरफ ध्यान नहीं देगा। तो मेरे को तो ये लगता है। बाकी मेरे को एनईपी का जो है कोई और फायदा समझ नहीं आया। जितने भी जूनियर्स हैं उनके सिर्फ जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है माइंड को, उन्होंने कुछ नया सीखा नहीं। जैसे एनईपी में एक और भी बातें हो सकती थी, जैसे अभी सैट वैट और भी पता नहीं क्या सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, तो इसमें सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, बट या तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट या और कोई भी स्किल सिखा दिया जाए ताकि उनके लाइफ में आगे वो काम आए, ऐसा होना चाहिए। मैंने सुना है कि स्किल बेस्ड सब्जेक्ट हैं, बट अभी ट्रेनिंग है, मतलब टीचर्स को ही नहीं क्लियर है अभी एनईपी के बारे में, तो वो बच्चों को क्या ही पढ़ा पाएंगे। स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं नो डाउट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी बहुत हैं, बट अभी मेरे को नहीं लगता कि टीचर्स को अकॉर्डिंग बच्चों को बता पाते, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं इन चीजों को लेकर अभी तक। उनके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पहले टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए उस चीज की, क्योंकि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है उसके बाद टीचर्स की ट्रेनिंग होगी तभी तो वो बच्चों को आगे एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्योंकि जब टीचर्स की ट्रेनिंग हुई थी तब पॉलिसी नहीं थी, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी नई ट्रेनिंग होनी चाहिए और उन न्यू टीचर्स होनी चाहिए बच्चों को वो सब चीजें सिखाने के लिए। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी और मनीष सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो मैं किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं करता, न्यूट्रल वे में बात कर रहा हूँ। उनका जो विजन था टीचर को जैसे भेजना ट्रिप पे घूमने के लिए, जैसे सिंगापुर भेजना रिसर्च करने के लिए, वहाँ की एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या है, या फिर आईआईटी भेजना कहीं और, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपने टीचर्स को भेजते थे ताकि वो मोटिवेट हो। तो क्या ये सारे स्टेट में होना चाहिए ऐसे? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है या मेरे पेरेंट्स खुद कहते हैं कि उतना हम मतलब लिख के नहीं सीखते जितना हम देख के सीखते हैं। जब तक जब ऐसे भी होता है, जैसे आप सब देखते हो ना मूवीज, जो आप देखते हो ना वो आपको उसका एक एक पार्ट याद रहता है, जो आप पढ़ते हो आपको वो याद नहीं रहता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चीज हम देखते हैं अपने आसपास प्रैक्टिकल चीजें देखोगे तभी तो सीखोगे। तो ये होना चाहिए, ये टीचर्स के लिए नहीं बच्चों के लिए भी होना चाहिए कि उन्हें ट्रिप्स पे लेके जाना चाहिए, एजुकेशनल ट्रिप्स होगी या कोई ऐसी नॉर्मल ट्रिक्स भी होगी ताकि वो देख के वो चीज सीखे जो वो पढ़ के नहीं सीख पाते। आप और आपकी सिस्टर रेफरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए ही राइटिंग करती है या फिर अभी और भी कहीं अपने राइटिंग किया है? मैंने आज सच जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं, कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं स्टूडेंट्स के, वही लिखे हैं। बट जो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के, उनके लिए उसने लिखे हैं एग्जाम। आपको नेक्स्ट गोल क्या है, आपको क्या करना है? नेक्स्ट गोल तो फिलहाल मेरा यही है कि मैंने अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने स्टेट के, पंजाब स्टेट के, देन उसके बाद देखते हैं। फ्यूचर में जैसे हमारी विशेष होती है या फिर कुछ ऐसा ड्रीम होता है कि मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है या फिर साइंटिस्ट बनना है या फिर पीसीएस की तैयारी करनी है, तो आपका नहीं, भी मैंने dream है? पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है फिलहाल, तो एक यही मोटिव है, उसके बाद कुछ और सोचेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में ही जाना है। हाँ, क्योंकि एक सिक्योरिटी हो जाती है ना, जॉब सिक्योरिटी हो जाती है, उसके बाद आप कुछ बड़ा कर लो कुछ और कर लो वो आपके ऊपर है। अभी आप जितने युवाओं से बात करें उनसे आप ये बात अवश्य सुनेंगे, रिपीट करते हैं कि जॉब सिक्योरिटी चाहिए। आखिर ऐसी अब बात क्यों आने लगी भारत में कि उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए? देखो, जॉब सिक्योरिटी की बात मेरे को नहीं पता औरों को पर्सपेक्टिव क्या है, बट मेरे लिए इतना है क्योंकि देखो पेरेंट्स आपके लिए बचपन से आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब अच्छी अच्छी जगह आपको भेज रहे हैं, तो बचपन से तो सारा प्रेशर उनके ऊपर है। तो अगर अब भी हम जैसे कोई भी बड़ा एग्जाम है, जैसे पीसीएस यूपीएससी वगैरह की आप बात कर रहे हो, तो अगर वो एग्जाम्स की बात करें तो हम वो 21 तक एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो क्या हम 21 तक पेरेंट्स पे डिपेंड तो नहीं रह सकते? तो जॉब सिक्योरिटी के लिए कि 18 होते ही तो जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब छोटी मोटी उसकी तैयारी कर लो। उसके बाद ये तो है कि जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो आप एटलीस्ट अपनी कोचिंग वगैरह की फीस खुद मतलब एडजस्ट कर सको। थोड़ा पेरेंट्स को भी सहारा हो जाता है और वो टेंशन फ्री हो जाते हैं। मेन बात ये है कि आप भी टेंशन फ्री हो जाते हो, और अगर किसी बड़े लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप अच्छे से कर सकते भारत में सबकी
ऐसी मानसिकता क्यों बन गई है कि बिजनेस के अकॉर्डिंग वो जॉब को ज्यादा प्रेफरेंस दी? वही, क्योंकि बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है और मेरे को नहीं लगता कि जो इंडियन पेरेंट्स है, देखो जो रिच है, हाई मिडिल क्लास है, उनकी अलग छोड़ के मिडिल क्लास फैमिली से है, तो मैं मिडिल क्लास के अकॉर्डिंग बात करती हूँ कि सब देखो बिजनेस आजकल आप अपनी लोकल मार्केट्स में भी देखो तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और कई तो शॉपकीपर्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं किसी चीज का, तो वो उस चीज में बेनिफिशियल नहीं मिल रहा, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वो ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पा रही है उन्हें। तो अब ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट करते हुए भी डरते हैं लोग, तो इसलिए वो सोचते हैं कि पढ़ के कोई जॉब भी कर लो, एटलीस्ट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है उसमें, आपके पास पैसे आएगा। तो मेन बात इन्वेस्टमेंट की होती है। फ्यूचर में आपको हेल्प करना हो तो आप कैसे करेंगे? जैसे या तो डिसेबल पर्सन हो, डिसेबल करें, या फिर कोई भी हो, तो आप किस तरह से हेल्प करना चाहिए? मतलब किस लेवल की हेल्प की बात कर रहे हो आप? जैसे कई डिसेबल पर्सन है, इनका आपने कोई वर्क कर दिया, जैसे आप अभी हेल्प कर रहे हैं, पेपर कर रहे हैं, वैसे भी और भी होते हैं जैसे व्हील चेयर, या फिर और भी उनके भी वर्क होते हैं कई। तो आप किस तरह से हेल्प करेंगे? जाहिर सी बात है, इकोनॉमिकली पहले हम खुद डिपेंड होंगे, उसके बाद उनके बारे में हम प्लान करेंगे कि क्या है। इन एवरी पॉसिबल वे, मतलब जो भी मेरे से उस टाइम तक हो सका, मतलब जिस लेवल पे मैं होंगी उस अकॉर्डिंग उनकी हेल्प जरूर करूंगी। जो भी युवाएं हैं या फिर जो भी स्टूडेंट हैं, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो रैगिंग करने से मतलब या तो उनको डाउट होता है, या फिर वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं ना बना पाते हैं कि वो रैगिंग करे किसी और की। तो उनके लिए आप क्या करना चाहिए? देखो कॉन्फिडेंस की बात तो नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं जैसे देख रही थी जो हमसे सीनियर बैच था हमारे कॉलेज का, वो बहुत ऐसे सोशल वर्क करते थे, स्क्राइब बनते थे किसी का, कि मैं उनसे देख देख के सीखी हूँ। मेरी बहन का बैच भी वही वाला था सीनियर जो मैंने सीखा है। पर जो सबसे जूनियर बैच है, अगर उन्हें बोलो भी कि आप किसी एग्जाम लिख दोगे तो वो मना कर देते हैं, या तो हो सकता है वो एनईपी का प्रेशर है उनके ऊपर, उनके खुद के आर्ट सब्जेक्ट है, तो वो उस चीज से कि कैसे हम बाहर निकले, दीदी हमारे तो खुद ही इतने सब्जेक्ट्स हैं, हम क्यों किसी एग्जाम लिखें। तो वो चीज है कि कॉन्फिडेंस की बात मेरे को लगता है उनको कॉन्फिडेंस की कोई कमी है, क्योंकि वो खुद के एग्जाम भी लिखती रहे। तो बात आती है, एक तो उनका मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर से शायद उनमें वो सोशल वर्क करने की चाह नहीं है, जिसके लिए मैं तो चाहती हूँ कि सब लिखे, बल्कि हमें सोशल वर्क करते रहना चाहिए। और मेरी सबको यही सजेशन है कि आपको भी सोशल वर्क करते रहना चाहिए। पर मेन बात मेरे को नहीं लगता कॉन्फिडेंस की कोई कमी है, जो कमी है तो वो खुद करना ही चाहते, यही है। फैमिली का भी प्रेशर होता होगा। फैमिली मेरे को नहीं लगता है सच कोई रोकती, कोई होगा जो रोकेगा जिनको ये है कि नहीं तेरी खुद की पढ़ाई खराब हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है, मेरे को नहीं लगता फैमिली को ऐसा कोई प्रेशर होता होगा। मुझे लगता है यदि वो पेपर कर रहा है तो जितने पेपर करते हैं कुछ ना कुछ तो सीखता ही होगा। बिल्कुल सीखते हैं, हर एक पेपर से आप कुछ नया ही सीखोगे। यदि फैमिली प्रेशर कर रही है कि पेपर नहीं करना चाहिए, या तो हो सकता है वो उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन वैसी नहीं है, या फिर उनके पास अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, वो उनकी फैमिली की गलती नहीं है। हमें लगता है कि सोशल स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है, क्योंकि समाज में उनके बारे में अवेयरनेस है ही नहीं। नहीं, अगर बात करें अगर फैमिली प्रेशर है भी तो देखो ये होता है कि अगर आप कोई गलत काम करते हो, कोई भी गलत काम करते हो, तो आप फैमिली को बता के थोड़ा ना करते हो कि मम्मी आज मैं ये गलत काम करने जा रहा हूँ। तो ये तो एक बहुत अच्छा काम है, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, सोशल वर्क है। तो इसमें अगर वो आप वो अलोन नहीं कर रहे हैं, आस पास कोई आपके ही कॉलेज में एग्जाम हो, एटलीस्ट वो वाले तो आप कवर कर ही सकते हो। इसमें तो आप कोई गलत नहीं कर रहे हो, कोई किसी का मिस यूज नहीं हो रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर फैमिली का प्रेशर है तो भी आप कर सकते हो। इस स्टेटमेंट कि आप जब गलत काम बताकर नहीं कर सकते तो फिर सही क्यों नहीं कर सकते? सही बात। अब बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। वैसे पर्सनल लाइफ की बात काफ़ी हो चुकी है, बट आपकी जो सिस्टर हैं इनके साथ कैसी बॉन्डिंग है? बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी है क्योंकि हमने ज्यादा गैप नहीं है। तो हम बचपन से ही है कि साथ है, एक दूसरे के साथ सब चीजें शेयर करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो वो शेयर करते हैं। मोस्टली मेरी सारे प्रॉब्लम्स कोई शेयर करती है क्योंकि मेरे से बड़ी है, एक्सपीरियंस्ड है। तो बस इतना ही है, बॉन्ड हमारा अच्छा है स्टार्टिंग से ही। रैपिड फायर राउंड, शॉर्ट क्वेश्चन। आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा पर्सन जिससे आपको मोटिवेशन प्राप्त होता मेरी मम्मी है और मेरे पापा और मेरी बहन, तीनों ही है जिनसे मैं सब सीखती ही। कोई ऐसा बुक जो आप सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए? क्या सच में ऐसे तो कुछ नहीं पढ़ती, मैं नॉवल पढ़ती हूँ, वो मेरा खुद की इंटरेस्ट है।
कभी कोई इंस्पायरिंग पढ़ ली, कभी कुछ, तो ऐसा सच में कोई बुक का नाम तो नहीं दे सकती। कोई फेवरेट राइटर? नहीं, मैं राइटर के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ती, कभी जो मेरा इंटरेस्ट आता है मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ती हूँ। आपकी सिस्टर जो प्रेसिडेंट थी और पेपर अभी भी कर रही है, सो आप चाहेंगे वो इंटरव्यू में आए क्या? बिल्कुल मैं चाहूंगी वो भी इंटरव्यू दे, आपको उसके इंटरव्यू से कुछ और नई बातें सीखने को मिलेगी। सो आई होप आपको भी इंटरेस्ट आया होगा और पंजाब यूनिवर्सिटी में इसी तरह राइटिंग करते रहें, सबकी हेल्प करें। और मैं चाहूँगा आपकी सिस्टर भी इंटरव्यू में आए, पॉडकास्ट की हिस्सा बने। आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू एंड धन्यवाद। थैंक यू।